आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार, कार्य और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। पहले 2 वीडियो में भी हमने प्रधानमंत्री के भूमिका के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। इस क्लास में भी हम प्रधानमंत्री के अधिकार और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। अगला अपना जो बिंदु है वो है प्रधानमंत्री और दल। भारत में प्रधानमंत्री अपने दल के सर्वमान्य नेता होते हैं और दल के अध्यक्ष को भी प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार ही कार्य करना होता है। हम अगर उदाहरण देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जे.बी. कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शक्तिशाली दल के नेताओं को भी प्रधानमंत्री के सामने झुकना पड़ा था और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दल की बागडोर कुछ समय के लिए अपने हाथ में ले ली थी। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व प्रदान किया और करिश्माई नेता के रूप में वो उभरे थे। सन 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी के दल के हाईकमान का अनादर करके संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया था, तो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक चतुराई से उसका विरोध किया और निर्दलीय प्रत्याशी श्री वी गिरी को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया और सभी सांसदों से अपील की कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें और उन्होंने अपने प्रत्याशी को अपनी राजनीतिक कुशलता के बल पर जिताया था। और उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस की नींव रखी थी। वे अपने दल की भी नेता थी और प्रधानमंत्री भी थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष वैधानिक अध्यक्ष मात्र है। दल में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, दल की नीतियों के बारे में ज़्यादा भूमिका प्रधानमंत्री की ही रहती है। इसी प्रकार चुनाव की बात करें तो चुनाव में भी दल के अध्यक्ष की बजाय प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे 1971 के लोकसभा चुनाव, 1972 के विधानसभा चुनाव में के निर्वाचन में दलीय प्रत्याशियों के चयन में दल के अध्यक्ष के बजाय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी और प्रधानमंत्री के द्वारा ही उस समय ये निर्णय किया जाने लगा कि दल का नेतृत्व कौन करेगा, राज्यों में दल का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में भी जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँचे, वहाँ के प्रत्याशियों को आसान जीत मिली थी। इसी प्रकार 5वीं, 7वीं और 8वीं लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे वो सिर्फ प्रधानमंत्री के ही चुनाव थे। पूरे चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जनता कांग्रेस दल के बजाय प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने के लिए वोटिंग कर रही है। इसी प्रकार की स्थिति हमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए वोटिंग कर रही है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे किसी भी प्रत्याशी को खड़ा किया गया हो, चाहे उनका जनाधार हो या नहीं हो, लोग मोदी जी के नाम से वोट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनको मोदी जी को मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है, प्रत्याशी से उनको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं और प्रधानमंत्री की अपने दल में भूमिका 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, प्रधानमंत्री और दल के अध्यक्ष में से किसके चुनाव में किसने क्या भूमिका अदा की। या तो प्रधानमंत्री के चुनाव में दल के अध्यक्ष के द्वारा ज़्यादा सहयोग किया गया हो, या प्रधानमंत्री के द्वारा दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो, उनके सहयोग किया गया हो। इस बात पर भी प्रधानमंत्री की भूमिका निर्भर करती है। दूसरा, प्रधानमंत्री संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत क्या है। प्रधानमंत्री की जो संसदीय दल हैं उनकी शक्ति का मूल स्रोत क्या है। तीसरा, क्या प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। अगर प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त होता है तो वो शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। जैसे इंदिरा गांधी को जनता का समर्थन था तो वो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आई और 1969 में अपने दल के विभाजन के पश्चात भी वो शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी। इसी प्रकार की स्थिति माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बारे में है कि उनको जन समर्थन है और जनता का विश्वास है, इसलिए आज वो पूरे देश में शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं, एक मजबूत छवि वाले नेता के रूप में उभरे हैं। इसी प्रकार की स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थी। उनको भी जन नेता माना जाता है और शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 6 साल गठबंधन की सरकार चलाई थी। हालांकि इतिहास में कुछ कमज़ोर व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र है, जैसे मोरारजी भाई देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आदि दुर्बल प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि इन प्रधानमंत्रियों का अपने दल पर कठोर नियंत्रण नहीं था। वे दल के सर्वमान्य नेता होने के बजाय दल के विभिन्न गुटों के नेता थे। तो इस परिस्थिति के कारण वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। इसी प्रकार 1996 और 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल भी बिना किसी दलीय आधार के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे और वे संयुक्त मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो संयुक्त मोर्चा के जो घटक दल थे उनके बीच में समझौता करवाने वाली स्थिति के उपज मात्र ही थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री की भूमिका कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वो जनाधार वाले नेता हैं या नहीं हैं, दल में उनकी स्थिति क्या है, वो कई गठबंधन के नेता तो नहीं हैं। इन कई चीज़ों पर उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भी इन तत्वों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री और आपातकाल। आप जानते हो आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और आपातकाल का चर्चा भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। हालांकि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग यथार्थ में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
उदाहरण के लिए अपन देखें तो 1962 में चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया था, लेकिन चीन से युद्ध में हार के कारण प्रधानमंत्री की आलोचना ही हुई। इसी प्रकार 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उस आपातकाल के कारण उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई और उनकी व्यक्तित्व का भी अन्य नेताओं के पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वे एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर आए। उससे पहले उन्हें दूसरे नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी प्रकार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का प्रयोग किया और वे भी आपातकाल के प्रयोग के बाद में शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि उन्होंने एक तो बांग्लादेश को मुक्त कराया था और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन करके पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकटकाल के दौरान भी प्रधानमंत्री की स्थिति राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित होती है।